हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर का इंग्लिश सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह का लेवल इंग्लिश का रहता है ग्रुप डी के पेपर में। इससे पहले हमने सीईटी का किया था, सीईटी में इंग्लिश का लेवल देखा था, ताकि टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको आपके एग्ज़ाम का एग्जैक्ट लेवल पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। तो वन बाय वन करके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यानी कि हमें पैसिव वॉइस दिया है और हमें इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर आप पिछली वीडियोस देख चुके हो तो उसमें मैंने आपको बड़ा आसान सा तरीका बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे जाना है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे जाना है। सबसे पहले इनको चेंज करने के लिए, एक दूसरे में चेंज करने के लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ये पहचान आपको करनी आनी चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है ना, जब भी कोई एक्शन होता है और एक्शन क्या होता है, हमारी वर्ब, तो उससे पहले उस एक्शन को करने वाला दिया होता है जो कि रहता है हमारा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब कोई एक्शन होता है तो उससे पहले सब्जेक्ट नहीं दिया होता। एक सिंपल सी देसी भाषा वाली, बिल्कुल ये बोलें कि साधारण सी पहचान तो एक ये है। बात करें इनकी स्ट्रक्चर की, तो एक्टिव वॉइस की क्या स्ट्रक्चर होती है और पैसिव वॉइस की क्या। देखिए, इसमें मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं करा पाऊंगा एक ही वीडियो में, क्योंकि पूरी लंबी वीडियो हो जाएगी। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे जब हमारी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए। एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। सब्जेक्ट होता है, उसके पास वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट। जैसा कि पैसिव वॉइस में मैंने बताया, एक्शन से पहले सब्जेक्ट नहीं आता, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बी फॉर्म। अब ये बी फॉर्म क्या होती हैं, ये होती हैं लाइक इज, एम, आर, ठीक है ना, वॉज, वर, हैव, इस तरह की बहुत सारी बी फॉर्म होती हैं। टॉपिक वाइज क्लास में बहुत अच्छे से और डिटेल में इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो बी फॉर्म, उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ रहती है। कभी कभार बाय मिल जाता है हमें पैसिव वॉइस में, कभी कभार नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। इस क्वेश्चन में सेंटेंस क्या दिया है, सेंटेंस है हमारे पास, द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे। तो ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि इसे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो, बी फॉर्म की मैं बात कर रहा था, बी फॉर्म की जो आप बात कर रहे थे, ये रहा यहाँ पे, ये बी फॉर्म विल बी। इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये रही। बी फॉर्म के आगे क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है, तो इनविटेशन कार्ड क्या है, अपना ऑब्जेक्ट। तो इसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं हुआ तो हम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे बना रखा है तो दे आ गया। और जो सेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या होगा, वर्ब की बेस फॉर्म होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म होगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, सेंट की, सेंड। और जो टेंस है वो तो वही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। तो क्या वर्ब बनेगी, विल सेंड। तो विल सेंड जहाँ पे दिख जाए हमारा ऑप्शन वही करेक्ट होगा। पहले में चेक करो, पहले में क्या है, दे विल बी सेंडिंग, यहाँ पे सेंडिंग है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। दे विल सेंड, सेंड नहीं आएगा, सेंड का सेंड होना पड़ेगा। हैव सेंड तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इन प्रीवियस ईयर पेपर का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है और लेवल क्या आता है। समझोगे आप, तभी समझोगे जब टॉपिक वाइज क्लासेस करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक पर। पूरा सेंटेंस दिया है, उसमें एक खालिस्तान दिया है, उसको हमें फिल करना है एप्रोप्राइट वर्ड से जिससे सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ठीक है ना। तो वो वर्ड हमें यहाँ पे फिल करना है। तो सेंटेंस पढ़ो क्या है। द नॉइज कम्स फ्रॉम द रिवर, यानी कि शोर आ रहा है नदी से। तो खालिस्तान में क्या भरेंगे, देखो ऑप्शन से चेक करो। आवर, आवर को तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। अब कोई भी नदी है वो हमारे सर के ऊपर से थोड़ी बहेगी। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है टकराना, तो इसका भी कोई सेंस यहाँ पे नहीं बन रहा। बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है के अलावा, यानी कि जब हम एडिशनल चीज़ की बात करते हैं, है ना, एक्स्ट्रा। जैसे कि मैं बोल दूँ कि आई हैव अ कार ऑल्सो बिसाइड्स अ मोटर बाइक, यानी कि मेरे पास मोटर बाइक के अलावा एक कार भी है। तो एडिशनल चीज़ की जब हम बात करते हैं तो बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और एक दूसरा वर्ड भी होता है बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में। जैसे कि राम सिट्स बिसाइड मी, यानी कि राम जो है वो मेरे बगल में बैठता है, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स का इसका डिफरेंस आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्लोजिंग वर्ड्स को एग्जामिनर बहुत बार देता है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, अक्रॉस। अक्रॉस होता है कि साइड से, जैसे कि द नॉइज कम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, की साइड में कोई रिवर है वहाँ से शोर आ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अबव की भी बात कर लेते हैं भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। आवर और अबव, देखिए इन दोनों का मतलब होता है कि ऊपर। आवर जैसे हम बोलते हैं कि ही पुट्स द बुक्स ऑन टेबल, तो टेबल पे बुक्स रखी, यहाँ पे देखो दोनों का सरफेस टच हो रहा है। बुक्स रखी हैं टेबल पर तो टच हो रही है ना एक दूसरे से। लेकिन अबव का क्या है, मैं बोल दूं कि देर आर क्लाउड्स ऑन, क्लाउड्स अबव हर हेड, तो यहाँ पे क्लाउड्स है। अब यहाँ पे ये सरफेस टच नहीं हो रहा, तो जब सरफेस टच नहीं होता तब हम अबव यूज़ करते हैं, जब सरफेस टच होता है, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो हम ओवर यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मैंने पहले ही बोला कि आप टॉपिक वाइज क्लास जब स्टार्ट होगी तो सारी समस्याओं का प्रावधान कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके मैंने आपको 3 बेसिक से रूल बताए थे, 3 स्टेप बताए थे। क्या क्या थे वो 3 स्टेप, वो थे, पहला स्टेप था हमारा कि हमें जब भी सैड मिल जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखेंगे, इस वर्ड, मतलब इस वर्ड को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे, या तो सैड दैट या फिर टोल्ड। सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि जो टेंस दिया होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में सॉरी, वो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, एक स्टेप पास्ट चला जाएगा। मैं बताऊंगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से में कन्वर्ट होगा टॉपिक वाइज क्लासेस में, चिंता मत कीजिए। आगे है जैसे कि कोई प्रोनाउन दिया है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। भाई जो सब्जेक्ट दिया है उसके हिसाब से हम प्रोनाउन लगा देंगे। ये मोटे मोटे 3 बेसिक स्टेप हैं, और डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तभी आप इन 3 स्टेप्स को क्लियरली समझ पाओगे, वरना तो कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे एक्सेप्शन भी रहते हैं, जैसे कि ही सेड डू यू नो जर्मन। अब इसमें एक और रूल है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में हमें क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो, है ना, क्वेश्चन पूछ रखा ना, या डू यू नो जर्मन, तो इसमें 2 सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं, एक तो इफ़, दूसरा वेदर। अब देखोगे यहाँ पे सभी सेंटेंस में इफ़ का यूज़ किया गया है, इसमें इफ़ का यूज़ नहीं किया तो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और दूसरी बात करें यू दे रखा है, अब ये बंदा इससे पूछ रहा है कि ही सेड डू यू नो जर्मन, ठीक है ना। कोई पर्सन बात बता रहा है कि उसने मुझसे कहा कि मुझे जर्मन आती है, तो यू किस में चेंज होगा, यू चेंज होगा आई में। तो हमें क्या ढूंढना है, एक तो क्वेश्चन में इफ़ मिला, तो इफ़ इसमें नहीं था, हमने ये ऑप्शन काट दिया। इसमें इफ़ है और यू की जगह क्या लगा रखा है, आई, तो ये सेंटेंस हमें अभी तक ठीक लग रहा है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू जर्मन, ठीक है। अगला देखो, आई आस्क्ड, आई ने थोड़ी पूछा है, ये कैसे चेंज कर सकते हो आप, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ़ ही, देखो ही है, होना क्या चाहिए था, आई, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे बड़ा सिंपल सा रूल है,
अगर आपको बेसिक रूल्स पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के, ऐसे ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, तो आप इजीली क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो और सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ये रूल्स कब पता चलेंगे? जब हम बेसिक से क्लास करेंगे। देखो होता क्या है ना, हम टॉपिक करते हैं, उसके बहुत सारे रूल्स रहते हैं, लेकिन हम वही रूल्स करेंगे, चेरी पिक करेंगे रूल्स को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 120 रूल ही करने हैं, 100 से 120 रूल, जो मैं आपको खुद क्लास में याद कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एक बार आप क्लास देखना। ये क्लास होंगी ये 10 पेपर करने के बाद, आज हम तीसरा पेपर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 सेकेंड। एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो, इफ ही इज अ मिलीनियर ही वुड हेल्प द मिलीनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। अब जिस किसी ने भी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, वो इस क्वेश्चन को देखते बना देगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बी में एरर होगा। सर कैसे, हमारे तो समझ में नहीं आया। देखो, कंडीशनल सेंटेंस के 3 बेसिक से रूल रहते हैं। पहली बात तो कंडीशनल सेंटेंस को पहचाने कैसे। देखो, उसमें आपको इफ़ मिलेगा, कोई कंडीशन मिलेगी, कोई इमेजिनरी सिचुएशन मिलेगी, जैसे कि इफ़ ही इज़ अ मिलीनियर, अगर वो अमीर होता, ऐसे बोल रखा है इसने, अमीर नहीं है लेकिन मिलीनियर होता हो, तब की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले रूल की बात करें तो जो सिंपल अपना प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस अपन यूज़ करते हैं वर्ब के साथ, तो वो जो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी वर्ब, वो किस में होंगी? वो होंगी विल शैल कैन, ठीक है ना, मे मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टॉपिक वाइज जब क्लासेस चलेंगी तो बहुत अच्छे से पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा बात करें जब सिंपल पास्ट की हो, तो सिंपल पास्ट में हमारी क्या स्ट्रक्चर रहती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? इसमें जो मोडाल्स हैं हमारे वो पास्ट फॉर्म में चले जाएंगे, जैसे कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, कुड। कैन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुड में। मे का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइट में। और शैल का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शुड में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला क्या था? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हम यूज़ करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किस में कन्वर्ट होंगी ये चीज़ें? ये होंगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बेसिक सा मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है कि सिंपल में होगा तब किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में होगा तो क्या होगा, और पास्ट परफेक्ट में होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। इसमें क्या देखो, इफ़ ही इज़ अ बिलीनियर, कौन सा टेंस है? सर पहले वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट की। तो इसमें क्या लगना चाहिए? विल शैल कैन मे मस्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसने तो सर वुड लगा रखा है। वुड तो ये तब लगाता जब यहाँ पे सिंपल पास्ट होता। देखो सिंपल पास्ट होगा तब हम वुड लगाएंगे, तो दिख गया ना एरर, सीधा सीधा दिख रहा है कि एरर कहाँ में होगा? डी ऑप्शन में। ठीक है, अभी ये मैंने रूल्स आपको समझाए हैं तभी इतना टाइम लगा, वरना तो देखते ही क्लिक हो जाता कि कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ लगा है, सिंपल प्रेजेंट में है तो विल या शैल या कैन या मे ऐसे आना चाहिए था। यहाँ पे वुड क्या कर रहा है? वुड तो पास्ट के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटोनियम्स यानी कि इसका विपरीत मीनिंग वाला वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें अबसर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अबसर्ड का मीनिंग क्या होता है देखेंगे। अबसर्ड का मीनिंग होता है भाई मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, है ना, बेतुकी बात कर दी, इनसेन, पागल है बहुत, है ना, दिमाग से काम नहीं ले रहा, कॉन्शियसनेस से काम नहीं ले रहा, तो इनसेन है। इनसेन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इनसेन का अपोजिट क्या होता है? सेन। तो अपोजिट ही तो निकालना हमें, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। रिफ्यूज का तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना। सीडी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मूर्ख है, थोड़ा सा दिमाग से काम नहीं ले रहा, लेकिन
ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसका एंटोनियम्स हो जाए, सेम वर्ड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंसियस होता भी टेंशन ले रहा किसी बात की, है ना, तो ये इसमें कोई सेंस नहीं बना रहे तीनों सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्त। अच्छा, अगला है सिनोनियम्स पर। समानार्थक शब्द हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा वर्ड है। द सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ अशीयर्ड, इस वर्ड का हमें सिनोनियम्स फाइंड आउट करना है। अ न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। अशीयर्ड वर्ड का मीनिंग होता है मेरे भाई टू लीड और गाइड। ठीक है, लीड करना, रास्ता दिखाना, है ना, एक लीडर की तरह बिहेव करना। तो कोलैप्स्ड, गिर जाना, कोई सेंस नहीं बना रहा। कंप्लीटेड, खत्म कर दिया, कोई सेंस नहीं बना रहा। गिवन अप, हार मान ली, कोई सेंस नहीं दिखा रहा। हेराल्डेड, इसका मतलब भी यही होता है, टू लीड करना या फिर गाइड करना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा एप्रोप्रिएट, जिससे ग्रामेटिकली सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाए। तो देखो, इफ़ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो अगर आपके पास डैश चीज़ नहीं है तो आप जिंदगी में 2 बार हार चुके हो। यू के आगे अब क्या लगेगा, खुद दिमाग लगाओ। थोड़ी बहुत भी अगर आपने इंग्लिश की रीडिंग वगैरह की है तो वहीं से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, वहीं से पता लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखो, इफ़ यू हैव, देखो मेरे मुंह से ही निकल गया इफ़ यू हैव, तो आंसर क्या रहेगा इसका, हैव रहेगा, क्योंकि हैविंग लगाओगे जीरेंड है। ठीक है, जीरेंड एक नाउन है, नाउन कैसे आएंगे 2 बार। हैज़, यू के साथ हैज़ नहीं लगता, यू के साथ हैव लगता है। हैड नॉट भी नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है ये टेंस, तो हैड कैसे लगा दोगे आप, टेंस कैसे चेंज कर दोगे। तो एक ही लौता ऑप्शन बचता है हमारे पास, ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईडियम का मीनिंग बताना है हमें कि जो ईडियम दी गई है, ईडियम दी गई है, देखो कौन सी। ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। काफ्ट रेड हैंडेड, इसका मीनिंग बताना है। देखो इसका मीनिंग होता है काफ्ट रेड हैंडेड का कि आप कुछ काम कर रहे थे, कुछ गलत काम करते हो, करते हुए ही पकड़े गए। हिंदी में बोलते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। ठीक है, तो क्या होगा ये, कॉट वाइल डूइंग द क्राइम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, सीधा सीधा देख पा रहे हो आप, बी ऑप्शन। काफ्ट वेरी लेट, काफ्ट स्लीपिंग, काफ्ट इजली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन देखे ना, देख रहे होंगे आप, बहुत इजी लेवल के आते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इजी लेवल के। अगर आपने सरफेस लेवल पर चीज़ें पढ़ रखी हैं तब भी आप आराम से 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन ही आता है जो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ आपसे मिस स्पेल्ड पूछे या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे, मैंने आपसे क्या बोला था, आप वर्ड को ब्रेक करके पढ़ोगे। जैसे कि है मैनिपुलेशन, है ना, मैनिपुलेट करना, एक अपने विचारों से, अपनी बातों से किसी को बहलाना, मैनिपुलेट करना, उसकी थिंकिंग को चेंज करना अपने फ़ायदे के लिए, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेट करना। तो इसको अगर हम तोड़े तो बनता है मैनी प्लस पुलेशन, मैनिपुलेशन। तो MANI आना चाहिए स्टार्टिंग में। एम मिनी है, गलत। मैनी ये ठीक बन रहा है, मैनी ये भी ठीक बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। मैनी ई है यहाँ पे, PULATION करेक्ट, ये गलत है। एक्स्ट्रा वोवल दे रखा है ई, ये भी गलत है। यहाँ पे तो ये पहले ही गलत हो गया था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। और वकैब में ना टोन भी इम्पोर्टेंट करती है। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड दिया होता जिसको, मैं एंटोनियम्स और सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको मीनिंग नहीं पता है लेकिन टोन पता है कि नेगेटिव वर्ड का है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, तब ऑप्शन में चेक करोगे ना, 3 तो आपको मिलेंगे,
पॉजिटिव टोन के और एक मिलेगा आपको नेगेटिव टोन का, अगर सिनोनिम्स पूछ रखा है। अगर एंटोनियम्स पूछ रखा होगा तो क्या मिलेंगे, एक तो मिलेगा पॉजिटिव टोन का, बाकी 3 मिलेंगे नेगेटिव टोन के। तो आप इजीली पिक कर सकते हो आपके राइट आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। तो हमें ब्लैंक में कोई अप्रोप्राइट वर्ड फिल करना है जिससे ये सेंटेंस अप्रोप्राइट ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। मैनी बेगर्स एट द वॉल ऑफ द टेम्पल। अब भिखारी बैठे हैं कुछ दीवार, अब कहाँ पे बैठे होंगे आप खुद इमेजिन करो। यहाँ पे कोई दीवार है, कहाँ पे बैठे होंगे वो, इसके ऊपर, इसके अंदर, आप बोलोगे इसके साथ साथ बैठे होंगे दीवार के। तो इन दीवार के अंदर बैठे होंगे। कोई सेंस बना रहा है कि दीवार के अंदर कैसे बैठ सकता है कोई, ऊपर बैठे होंगे नहीं। बिसाइड्स का मैंने बता रखा है कि एडिशनल चीज़ की बात होती है, तो यहाँ पे तो ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं सेंस बना रहा। तो होता है अलोंग, अलोंग द दीवार, यानी कि दीवार के साथ साथ। ये कोई दीवार है, यहाँ पे ऐसे करके बैगर बैठे होंगे दीवार के साथ साथ, ठीक है। तो ये अपने पूरे 15 क्वेश्चन थे, आई थिंक 10 क्वेश्चन थे, सॉरी 10। तो इनका मकसद क्या है, जो मैं आपसे ये प्रीवियस ईयर पेपर जो आपको करवा रहा हूँ, पहला कि आपको लेवल पता चल जाए, आप वही चीज़ पढ़ो जो आपके काम की हो। दूसरा, आपको क्वेश्चन को ना अटैम्प्ट करना आ जाए कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं कैसे हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे करते हैं, ये चीज़ें है ना। तो अटैम्प्ट कैसे करते हैं, लेवल, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि मुझे हाँ ये चीज़ पढ़नी है, ये नहीं चीज़ पढ़नी। और आपको क्वेश्चन 3 पेपर करवा चुका हूँ, आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इंग्लिश में सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में ही आपका एरर बनता है, सेंटेंस में ही आपको वर्ड फिल करना होता है, सेंटेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है, सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेंटेंस से ही स्टार्ट होती है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज को बोलना सीखे थे, हिंदी को, हरियाणवी को, तो उसमें हमने सबसे पहले वर्ड सीखा, वर्ड से फिर हमने सेंटेंस बनाने स्टार्ट किए, वर्ड से हमने सेंटेंस बनाने स्टार्ट किए। तो ऐसी चीज़ें हमने करी। इसी प्रकार हम इंग्लिश से डील करेंगे। और यकीन मानिए, जब भी मैं टॉपिक कराऊंगा ना, तो कोई रूल आपको नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और बाद में आपको 120 रूल्स करने हैं। तो पूरा इंग्लिश आपका इसी में कवर हो जाएगा। और वकैब की बात करूँ मैं, तो साथ में वीडियो के लास्ट में रोज़ 10 से 15 वकैब हम डेली करेंगे और अगले दिन उसकी रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपको साथ साथ वो चीज़ें याद होती रहें। वकैब में ऐसा नहीं है कि हज़ारों लाखों वकैब है तो हम कहाँ से करें जी, क्या करें जी। वकैब आपसे वही पूछता है जो आजकल के बोलचाल में प्रचलन हो। वह कहाँ से पता चलेगा, वो आप न्यूज़पेपर से पता चल जाएगा, या फिर जो आपके अभी पेपर हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लेवल के, जैसे जीडी का हो गया, CHSL का हो गया, है ना, ये सारे पेपर। तो इन्हीं से मैं आपकी वकैब कराऊंगा 10-12 डेली की। कभी ईडीएम करा दी, कभी फ्रेज करा दिया, है ना, फ्रेजल वर्ब करा दी। तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में इस चीज़ को कवर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपको किसी चीज़ की डाउट हो, किसी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपको किस तरह की वीडियो चाहिए अगली, किस इंग्लिश में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कमेंट फ्रीली। ओके, मैं उस बात का ज़रूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो भी बनानी पड़ी तो वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले पेपर में जो कि CT का रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।